नमस्कार बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th में बायोलॉजी का लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका अपने पार्ट 3 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसका पार्ट 2 पढ़ा था। तो लास्ट वीडियो में अपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे? तो लास्ट वीडियो में अपने जल अवशोषण है, यानी उसे कौन करते हैं? रंध्र अवशोषित करते हैं। रंध्र की क्रिया विधि के बारे में अपने स्टार्ट किया था। तो आज इस वीडियो में अपने उनकी क्रिया विधि का जो लास्ट टॉपिक है उसे पढ़ेंगे। तो इससे पहले अपने 2 सिद्धांत पढ़ चुके हैं रंध्रों की गति की क्रिया विधि। जैसे एक था मान शर्करा परिकल्पना और दूसरा सिद्धांत था स्टीवर्ड की परिकल्पना। तो रंध्रों की क्रिया विधि के ये 2 सिद्धांत अपने पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण। तो सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण के सिद्धांत में रंध्रों की गतिविधि के बारे में किस तरह से बताया गया है, तो अपने पढ़ते हैं इसके बारे में। इसे इमामुरा तथा फ्यूजिनो ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया इस सिद्धांत को? इमामुरा तथा फ्यूजिनो ने, तथा लेविट ने इसे आगे रूपांतरित करके प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की उपस्थिति में द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। जो मैलेट आयन है हाइड्रोजन आयन में वियोजित हो जाता है, यानी द्वार कोशिकाएं होती हैं उसमें कौन सा मैलिक अम्ल बनता है, और मैलिक अम्ल के बनने के बाद में जो मैलिक अम्ल है वो मैलेट आयन है हाइड्रोजन आयन में वियोजित हो जाता है, यानी अपघटित हो जाता है। जो समीपवर्ती कोशिकाएं होती है, समीपवर्ती कोशिकाएं यानी द्वार कोशिकाओं के पास वाली, उनमें से पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। अपने डायग्राम बनाया था रंध्र के बारे में, तो द्वार कोशिकाओं के साइड में समीपवर्ती कोशिकाएं थी। उन समीपवर्ती कोशिकाओं से जल में क्या पोटेशियम आयन होता है वो कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे क्या बनता है? जो मैलेट बना था उसमें पोटेशियम जुड़ जाता है। तो जो मैलेट में पोटेशियम जुड़ता है तो पोटेशियम मैलेट का निर्माण होता है, जिससे द्वार कोशिकाओं की प्रासरण सांद्रता बढ़ जाती है। जब पोटेशियम मैलेट बनता है तो द्वार कोशिकाओं में इनकी सांद्रता बढ़ जाती है, क्योंकि जल प्रवेश करेगा और जल के साथ पोटेशियम आयन भी प्रवेश कर जाते हैं। वह जल है वो द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है और द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती है, यानी फूल जाती हैं। तो द्वार कोशिकाएं जब फैलेंगी, तो आपने देखा जब द्वार कोशिकाएं फैली हुई थी तो रंध्र क्या होते हैं? खुल जाते हैं। तो इस तरह से जब पोटेशियम आयन मैलेट अणु के साथ जुड़ते हैं तो पोटेशियम मैलेट बनता है और जल है वो द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, जिससे कोशिका स्फीत हो जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। फिर इसके अपोजिट अपने क्या लिखना है? रात्रि में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती, जिसके कारण मैलेट आयन नहीं बनता। मैलेट अम्ल के बाद में मैलेट अम्ल नहीं बनता, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तथा द्वार कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, क्योंकि दिन में CO2 की सांद्रता कम होती है और रात्रि में पादप CO2 बनाते हैं, इस कारण CO2 की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। और मैलिक अम्ल जो होता है वो किसमें? स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। तो मैलिक अम्ल किसमें बदलता है? स्टार्च में, तथा द्वार कोशिकाओं की प्रासरण सांद्रता में कमी आ जाती है। द्वार कोशिकाओं की क्या? प्रासरण सांद्रता में कमी आती है, और जिससे द्वार कोशिकाओं से जल है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू होता है और कोशिकाएं कैसे पिचक जाती हैं या स्खलित हो जाती हैं। तो इससे रंध्र क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। तो जो पोटेशियम आयन स्थानांतरण का सिद्धांत है उसमें क्या रंध्र इस प्रकार बंद होते हैं और खुलते हैं। तो ये रंध्रों की गति का प्रमुख सिद्धांत था। तो इसके साथ ही अपने जो रंध्रों की गति की क्रिया विधि है उसके प्रमुख सिद्धांत अपने कंप्लीट किए हैं। अब आज अपने इसके बाद आगे जो ये रंध्रों की
गति का क्रियाविधि का सिद्धांत है पोटेशियम आयन स्थानांतरण। इसे एक आरेख द्वारा अपने समझते हैं। अब इसमें क्या होता है, दिन में कौन सी क्रिया होती है? दिन में द्वार कोशिकाओं में क्या होता है, मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल बनता है। मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। इसके बाद में क्या होता है, मैलिक अम्ल के निर्माण के बाद मैलिक अम्ल का वियोजन हो जाता है। मैलिक अम्ल टूट जाता है। द्वार कोशिका में जो मैलिक अम्ल बना, उस मैलिक अम्ल का क्या हुआ, वियोजन यानी अपघटन हुआ। वियोजन के बाद मैलिक अम्ल किस रूप में बदल जाता है, मैलेट और हाइड्रोजन आयन बनाता है। ये क्या बनाता है, मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन बना लेता है। फिर इसके बाद में जो सहायक कोशिका होती है या स्वीपूर्ति कोशिका है, वो पोटेशियम आयनों का सक्रिय संवहन करती हैं। सहायक कोशिकाएं पोटेशियम आयन, जो K+ आयन बनता है, इसमें पोटेशियम आयन का सक्रिय संवहन के द्वारा सक्रिय संवहन होता है पोटेशियम आयन का। उसके द्वारा रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश व H+ आयन को बाहर निकालती है। द्वारा पोटेशियम आयन किसमें, सहायक कोशिकाओं द्वारा पोटेशियम आयन सक्रिय संवहन के द्वारा कोशिका में प्रवेश तथा H+ आयन ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। पोटेशियम आयन द्वार कोशिका में प्रवेश करता है और H+ आयन बाहर निकल जाता है। फिर जो पोटेशियम आयन अंदर प्रवेश किया तो वो मैलेट के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि द्वार कोशिका में मैलिक अम्ल बना, उसका अपघटन हो गया, तो क्या रह गया, द्वार कोशिका के अंदर मैलेट रह गया। वो मैलेट जब उसमें पोटेशियम अंदर जाएगा तो पोटेशियम से जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है, पोटेशियम मैलेट। पोटेशियम मैलेट बनता है और ये पोटेशियम मैलेट क्या करता है, आगे द्वार कोशिकाओं की प्रसरण सांद्रता बढ़ जाती है। द्वार कोशिकाओं की प्रसरण सांद्रता बढ़ती है। प्रसरण सांद्रता में जब वृद्धि होती है तो अंतिम प्रसरण द्वारा द्वार कोशिकाएं क्या होती है, द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं। द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं या फिर फैल जाती हैं। जब द्वार कोशिकाएं फैल जाती है तो रंध्र क्या होते हैं, रंध्र का खुलना। अब रंध्र क्या हो गए, दिन के समय खुल जाते हैं, तो ये रंध्रों के खुलने की क्रियाविधि यहाँ तक संपन्न होती है। अब रंध्रों का बंद होना, उसके बारे में हमने पढ़ते हैं, रंध्र कैसे बंद होते हैं। रात्रि में रंध्र बंद हो गए तो रात्रि में क्या होता है, रात्रि में प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाने के कारण CO2 की सांद्रता में वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण
सांद्रता में वृद्धि हो जाती है और CO2 की उपस्थिति में MCC कमल का सक्रिय होना, CO2 की उपस्थिति में कौन सा अम्ल सक्रिय होता है? CO2 जब प्रवेश करता है तो MCC कमल का सक्रिय होना। CO2 की उपस्थिति में MCC कमल सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होने के बाद द्वार कोशिकाओं से पोटेशियम आयन बाहर निकलता है। द्वार कोशिकाओं से पोटेशियम आयन बाहर निकल जाता है। पोटेशियम आयन बाहर निकल जाता है। इसके बाद में द्वार कोशिकाओं की प्राथमिक सांद्रता में कमी आती है और बहिर्प्राशरण होता है। द्वार कोशिकाओं की प्राशरण दर में क्या आती है? कमी आती है और बहिर्प्राशरण होता है। प्राशरण में कमी और कौन सी क्रिया होती है? बहिर्प्राशरण। बहिर्प्राशरण मतलब जल का द्वार कोशिकाओं से बाहर निकल जाना। अब जब द्वार कोशिकाओं से जल बाहर निकल जाता है तो द्वार कोशिकाएं कैसी होती है? सलक्त हो जाती हैं। कोशिकाएं सलक्त हो जाती हैं। द्वार कोशिकाएं सलक्त होना मतलब पिचक जाना। तो जब द्वार कोशिकाएं सलक्त हो जाती है तो रंध्र क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। रंध्र का बंद होना। तो इस तरह से रात्रि में रंध्र हैं इस प्रकार बंद होते हैं। तो ये अपने सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण का सिद्धांत था। इसे कंप्लीट किया। एक बार अपने थ्योरी में पढ़ा, फिर उसके बाद में इस तरह से आरेख के रूप में पढ़ा है। अब आपने इसे अपनी नोटबुक में इतने सिद्धांतों को नोट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनके नाम नोट करेंगे आप। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? उसमें दो प्रकार के कारक हैं। एक तो बाह्य कारक है जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया को प्रभावित करते हैं और दूसरा है आंतरिक कारक। बाह्य कारक और आंतरिक कारक। अब बाह्य कारक में देखिए कौन कौन से हैं? प्रकाश, वायु, प्राप्य मृदा जल और तापमान। कौन कौन से हैं? एक नंबर प्रकाश, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करता है। दूसरा है वायु, ये भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करती है। तीसरा कारक है प्राप्य मृदा जल, ये कैसे प्रभावित करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राप्य मृदा जल। 4 नंबर कारक है तापमान। तापमान कैसे प्रभावित करता है? तो ये बाह्य कारक थे। अब बाह्य कारक है ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं तो देखते हैं हमने। जब प्रकाश उपस्थित होता है तो रंध्र क्या होते हैं? खुलते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुलते हैं। रंध्र खुलते हैं और को क्या क्रिया होती है? रंध्र खुलेंगे तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। रंध्र खुलते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। इसका मतलब प्रकाश में रंध्र खुलेंगे तो अंधेरे में रंध्र बंद होंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाएगी। फिर है वायु। वायु कैसे प्रभावित करती है वाष्पोत्सर्जन को? तो वायु का जब तीव्र प्रवाह होता है
बढ़ती है। वायु का तीव्र प्रवाह होने पर वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ती है। वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ती है। तो इसका मतलब जो वायु में तीव्रता होगी अब तो क्या होगा, नमी है आसपास की वो अवशोषित हो जाएगी और पादपों में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। फिर जो प्राप्य मृदा जल, जब मृदा जल में कमी होगी, मृदा जल में कमी होने पर वाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाती है। होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। तो बाह्यकार में प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुलते हैं, अंधेरे में बंद होते हैं। वायु का तीव्र प्रवाह वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ेगी। अगर वायु की गति बहुत कम है या नहीं है तो वाष्पोत्सर्जन दर घटेगी। और यदि मृदा जल अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी। यदि मृदा जल में कमी है तो वाष्पोत्सर्जन दर कम होगी। तापमान, तापमान में क्या है, तापमान वृद्धि से वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ती है। तापमान में वृद्धि से वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ती है। वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ती है। और जब तापमान में कमी आएगी और तापमान में कमी होगी तो कमी से वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, कम होती है, यानी वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। तो ये वाले सारे बाह्यकारक थे। इसके बाद में वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं। इन आंतरिक कारकों के बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज आपको जितना पढ़ाया गया है इसे आपने अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में तैयार करना है और अच्छी तरह से रिवाइज करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने आंतरिक कारक पढ़ेंगे और वाष्पोत्सर्जन इसका पादपों में क्या महत्व है, बिंदु स्राव, रस स्राव, इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।